जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आदित्य रंजन टॉक्स में। तो आज मैं आपको एक ऐसी सरकारी नौकरी के बारे में बताने वाला हूं जिसके बारे में भी बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। और ये कांस्टेबल लेवल का पद है, कांस्टेबल लेवल की नौकरी है। सैलरी भी काफ़ी अच्छी खासी है और काम भी काफ़ी कम है। अब आप बोलोगे सर कौन सी ऐसी नौकरी है जिसके बारे में हमें नहीं पता। तो देखिए, काफ़ी ऐसी सरकारी नौकरियां निकल रही होती हैं और उसके बारे में आप पता लगा सकते हैं। एक वेबसाइट है सरकारी रिजल्ट.com से। ठीक है, वहां पर आराम से जाइए, जितनी बहाली निकल रही है भारत में वो सारा का सारा जानकारी वहां दिया गया है। बाकी समय पर हम आपके लिए इस चैनल के ऊपर में वीडियो बनाते रहेंगे और विस्तृत रूप से सारी जानकारी हम देते रहेंगे। तो जितने भी हमारे नए साथी हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। इस वीडियो के अंदर में हम आप लोगों के लिए काफ़ी सारी बातें बताएंगे, जैसे यहाँ पर इसके पद कितने आए हैं। पूरा फुल इन्फॉर्मेशन वीडियो आपका ये होने वाला है। कितने इसके अंदर में पोस्ट होंगे, क्या एज क्राइटेरिया है यहाँ पर, पेपर भरने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए, फिजिकल में यहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, कौन से पेपर का पढ़ना होगा, चयन करने के तरीके यहाँ पर क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन उसके पहले हम आपको छोटा सा इस पद के बारे में बताते हैं। तो देखिए, सीआईएसएफ फायरमैन की जो नौकरी होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आती है। अलग अलग राज्यों के अपने फायर सर्विसेज होते हैं। फायर ब्रिगेड जो आप देख रहे हैं, दमकल की गाड़ियां जो होती हैं आग बुझाने में अलग अलग जगह पर जाती हैं। तो हर राज्य ने अपने अपने फायरमैन रख रखे हैं। लेकिन उसके बाद भी केंद्र सरकार काफ़ी बड़े बड़े उद्योगों को या काफ़ी बड़े बड़े जगहों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाती है। और वहाँ पर अगर कोई ऐसी दुर्घटना होती है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सीआईएसएफ वाले फायरमैन होते हैं ये वहाँ पर जाते हैं। तो बेसिकली इनका जो यूटिलाइजेशन है एक तरीके से वो काफ़ी कम होता है, क्योंकि ऐसी दुर्घटना बार बार नहीं होती और अगर होती भी है तो वहाँ पर पहले राज्य के फायरमैन पहुँचते हैं। बेसिकली गर्मियों के समय में थोड़ा सा वर्कलोड होता है, लेकिन सर्दियों के समय में ये काफ़ी फ्री रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा काम रहता है। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आपको आगे चल के किसी और परीक्षा की तैयारी करनी है, तो ये नौकरी आपके लिए ज़्यादा बढ़िया है। जैसे एक हेड कांस्टेबल की नौकरी हो गई, नॉर्मल एक कांस्टेबल की, और एक फायरमैन की। तो फायरमैन वाले में जो है थोड़ा वर्क प्रेशर कम है और समय आपके पास में भरपूर मिलेगा, तो आप आगे की किसी और परीक्षा की तैयारी कर सकते हो। अभी हाल फिलहाल इसकी जो वैकेंसी आई है उसके तहत इसके अंदर में 1130 पद है। और ये 1130 पद की अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो ये जो पद है ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक नोटिफिकेशन, जब मैंने इसके बारे में डिटेल में जब मैंने पढ़ाई की क्लाइंट जब मैंने पढ़ी तो उसमें यहाँ पर ये बताया गया कि ये पद आपके अस्थायी हैं। हालांकि बाद में जाकर के इनको परमानेंट कर दिया जाएगा। और जो बाकी लोगों को जिस तरीके से पेंशन मिलता है उसको यहाँ पर भी इसी तरीके से पेंशन आपको मिलने वाला है। तो बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है। बाकी नौकरियों की कहानी क्या होती है यार, कि उसमें है ना, आप पहले रिटर्न देते हो, उसके बाद में फिजिकल होता है। इसकी सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि इसमें पहले आप फिजिकल दोगे और फिजिकल में अगर आप क्वालिफाई हो गए तब जाकर के रिटर्न में देना। ठीक है, जो पेपर हो गया मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, तो इससे क्या हो जाएगा कि आपका समय बच जाएगा। अगर आपका फिजिकल नहीं हुआ तो आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर लो, लेकिन इसमें यहाँ पर जबरदस्ती अपना मत्था लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये जो वैकेंसी आई है आपकी, जरा यहाँ पर ये देख लीजिए कैसे है और क्या है। तो अलग अलग राज्यों के अलग अलग वैकेंसी आई है। जैसे जीडी में क्या होता है, अलग अलग स्टेट की वैकेंसी निकलती है और उसकी कट ऑफ जाती है, उसी तरीके से यहाँ पर भी है। और इसमें भी यहाँ पर आपके राज्य को अलग अलग तरीके से दर्शाया गया है। जैसे अंडमान निकोबार को संपूर्ण राज्य कहा गया है, असम को संपूर्ण राज्य कहा गया है, आंध्र प्रदेश में यहाँ पर जो संपूर्ण राज्य है उसमें यहाँ पर अनारक्षित की 11 सीटें हैं और जो नक्सल आतंकवाद है उसमें 2 सीटें हैं। इस बार जो ये वैकेंसी आई है ये ज़्यादा फायदा आपको नॉर्थ स्टेट को पहुंचाएगी, जिसमें आसाम हो गया आपको और बाकी हो गए, क्योंकि इसमें क्या होता है, कंपटीशन थोड़ी कम होती है और उसमें इस बार वैकेंसी ज़्यादा आई है। जैसे बिहार और यूपी वाले बच्चों को ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है, आपके यहाँ कंपटीशन शुरू से हाई रहा और अभी भी रहेगा। ठीक है, वैकेंसी आपके यहाँ कम है। जैसे अगर आप यहाँ देखोगे तो बिहार में देखो कुल मिलाकर के 56 वैकेंसी है और उसमें अनारक्षित 26 हो गई आपकी, ईडब्ल्यूएस की 6 हो गई और उसके बाद में बाकी सारे के सारे आपके यहाँ पर हो गए। और बिहार को संपूर्ण राज्य में रखा गया है। उसी तरीके से आपका यूपी हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, तो उसमें भी काफ़ी कम है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा है वो है असम में। ठीक है, आप असम में देखोगे तो कुल मिलाकर के 164 सीटें आपकी रखी गई हैं और असम को पूर्ण राज्य में यहाँ दिया गया है कि अनारक्षित की 71 हो गई और बाकी डब्ल्यूएस की 17 और इसी तरीके से आपका जो है ओबीसी एससी एसटी का भी आपको वैकेंसी दिया गया है। सभी राज्यों के वैकेंसी के बारे में यहाँ पर बता दिया गया है, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको है नहीं। कुल मिलाकर के अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये सारे के सारे राज्य हो गए और कुल मिलाकर के आपके 1130 वैकेंसी बनते हैं। तो अगर आप इसमें से जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो अगर चाहें तो इसको दे सकते हैं, लेकिन आप एक सब्स्टिट्यूट के तौर पे आप इसी को दिलो जान से मान करके संपूर्ण अपना न्यौछावर यहाँ मत कर दीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर तो टोटल कैटेगरी वाइज यहाँ पर कितनी वैकेंसी आ रही है, तो यूआर कैटेगरी में 466 है,
ओबीसी में आपका 236 है, एससी के 153, एसटी के 161 और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के 114। जिस तरीके से रिजर्वेशन होता है उसी तरीके से बांटा गया है और 1130 पोस्ट 1130 पद कुल मिलाकर के आपके बनते हैं। जैसा मैंने शुरू में कहा कि कौन सा बच्चा यहाँ पर क्वालिफाई कर सकता है, कैसे किस लेवल पर आप फॉर्म भर सकते हैं, तो वो जरा यहाँ पर समझ लीजिए। उम्मीदवारों को 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए या ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि से पहले किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से विज्ञान विषय के साथ में सक्षम योग्यता। मेरे कहने का मतलब है कि या तो आप 12th किए हुए हो या फिर उसके बराबर की कोई आपके पास में डिग्री हो। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि साइंस सब्जेक्ट आपके पास में होना चाहिए। अगर आर्ट्स है, कॉमर्स है तो ये आपके लिए नहीं है, फिर आप वीडियो को यहीं स्किप कर दो, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। ठीक है, अब उसके बाद में जो डेट माना जाएगा यहाँ पर 12th का जो सर्टिफिकेट डेट माना जाएगा वो कब, तो 30 सितंबर यहाँ पर इसका लास्ट फॉर्म का डेट है भरने का। तो उस डेट तक अगर आपने अपने 12th कर लिया है और आपका सर्टिफिकेट है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर उस डेट तक आपका नहीं फॉर्म मतलब आपका रिजल्ट नहीं आया तो आप फॉर्म मत भरिएगा, वो मान्यता नहीं मानी जाएगी उसकी। ठीक है, समझ गए इस बात को लेकर के। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखिए, जैसे मैंने कहा था कि इसमें फिजिकल पहले होता है और रिटन बाद में होता है। तो इसमें सबसे पहला जो चरण आता है वो आता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पीईटी टेस्ट। इसमें क्या करना होता है, ये कोई नंबर नहीं आता, इसका कोई मेरिट वेरिट नहीं बनता है, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। भागना है आपको और क्वालिफाई करना है। तो सबसे पहले बात करें तो देयर आर नो मार्क्स फॉर द फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, सिर्फ और सिर्फ ये क्वालिफाइंग होता है। और पीटी में आपको क्या होता है, तो आपकी एफिशिएंसी और क्षमता देखी जाती है। कुल मिलाकर के इसमें रनिंग करवाई जाती है और 5 किलोमीटर की भागम भाग होती है और 24 मिनट का आपको समय दिया गया होता है कि 24 मिनट के अंदर में आपको भागना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आपके शरीर की मेजरमेंट होगी यहाँ पर। ठीक है, कि आपका जो है हाइट कितना है और क्या है। तो उसमें रिक्वायरमेंट यहाँ पर क्या कहा गया है, तो जो जनरल कास्ट के बच्चे हैं उनके लिए 170 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए और जो सीना है वो आपका 80 से 85 चाहिए। बाकी कैंडिडेट बिलोंगिंग टू हिल एरिया ऑफ द गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश, गोरखा और ये सारे लोगों के लिए 165 की हाइट आपकी हो और यहाँ पर इतना आपका चेस्ट हो। एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ट्राइबल एंड आदिवासी, यहाँ पर इनके लिए 162.5 और ये आपका दिया गया है। ये जो सबसे पहले होता है आपका फिजिकल में रनिंग कराने के बाद में, तब आपकी ये पूरी बॉडी की मेजरमेंट होती है। और अगर आप ये 2 चरण को क्वालिफाई कर लेते हो तब उसके बाद में आपका पेपर होता है। और पेपर में आपके वही 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, आपका मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया। जिस तरीके से आपका सीजल का पैटर्न होता है वैसे ही यहाँ पर 25 सवाल होंगे आपके और एक एक सवाल आपका एक एक नंबर का होगा। तो 100 सवाल आपके हो गए और 100 नंबर का आपका पेपर हो गया। अभी जब ये आपकी नोटिफिकेशन आई है तो इसमें कहीं पर भी ये जिक्र नहीं हुआ है कि ये आपका पेपर या तो ऑफलाइन कंडक्ट होगा पूरी तरीके से या ऑनलाइन होगा। इसमें यहाँ पर बस इतना कहा गया कि देखिए, हम पेपर चाहे तो ओएमआर पर करवा सकते हैं, मतलब ऑफलाइन भी करवा सकते हैं, और हम चाहे तो इसे ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि कोई नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर में कहीं पर नहीं है। तो आप यहाँ पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करके, और आमतौर पर लोग पूरा पेपर ही अटेम्प्ट करके आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो ये ड्यूरेशन जो समय दिया गया है यहाँ पर 2 घंटे दिए गए हैं और सीजल में जो समय दिया जाता है वो आपका पूरा का पूरा 1 घंटा रहता है। 1 घंटे के अंदर में सारे पेपर आपको हल करने हैं। तो चूंकि 12th लेवल पर है ये पोस्ट और सीएचएसएल के बराबर के आपके सवाल पूछे गए हैं, सिलेबस भी आपका पूरा का वही है जो एसएससी सीजीएल का है, सीएचएसएल का है। हाँ, ये है कि इसमें मैथ्स जो है वो आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, अरिथमेटिक है, पूरा एडवांस आपका नहीं आने वाला है। बाकी सारा सिलेबस आपका सेम है और समय काफ़ी अच्छा खासा आपको मिल जाता है। एज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कहा गया द कैंडिडेट मस्ट फॉल बिटवीन 18 to 23, 18 से 23 साल की उम्र आपकी हो। और जैसा मैंने कहा था कि फॉर्म भरने के लास्ट डेट के ऊपर में ही आपका जो 12th का मार्क्स है या 12th के जो आपकी डिग्री है वो माना जाएगा और आपकी एज मानी जाएगी। हालांकि इसमें हमेशा की तरह रिलैक्सेशन भी है, जो छूट मिलती है बच्चों को अलग अलग कोटा के माध्यम से वो भी यहाँ दिया गया है। और वो है SC ST के बच्चों को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, एक्स सर्विसमैन वालों को 3 साल का, ओबीसी वालों को 3 साल का। ठीक है, और यहाँ पर चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट्स ऑफ विक्टिम किल्ड इन 1984 राइट्स और कम्युनल राइट्स ऑफ 2002 इन गुजरात। तो ये गुजरात दंगों में जिनके बच्चे मतलब जो मर गए थे तो उनके बच्चों को यहाँ पर जो है इतने साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, जो सिलेक्शन की प्रक्रिया है वो हमने आपको बता दिया पूरा का पूरा कि पहले उम्मीदवारों को उनकी शारीरिक फिटनेस और सहन शक्ति का आकलन करने के लिए शारीरिक दक्षता यानी पीटी से गुजरना होगा। ठीक है, दूसरा जो चरण होगा वो होगा शारीरिक मानक परीक्षण यानी पीएसटी, जहां पर आपके हाइट और चेस्ट की मेजरमेंट की जाएगी।
फिर उसके बाद में दस्तावेज सत्यापन होगा, आपका डीवी होगा, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप कह सकते हैं। जो उम्मीदवार पीटी और पीएसटी राउंड के अहत प्राप्त करते हैं उन्हें विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होने वाले दस्तावेज सत्यापन राउंड के लिए उपस्थित होना होगा। और इसमें जो ये लोग बुलाएंगे वो एकदम डबल बुलाएंगे। जैसे 1130 अगर वैकेंसी है तो उसका डबल 2260 लोगों को बुलाएंगे, ठीक है। और 2260 लोगों को बुलाने के बाद में लगभग आप ऐसे मान के चलिए सबका डीवी होगा, बाद में मेरिट वेरिट बनेगी आपकी। और जब ये आपका मेडिकल होगा, तो मेडिकल जब होगा ना तो उसके बाद में डीवी के बाद में आपका मेडिकल होगा, देख लीजिए यहाँ पर। तो 2260 लोगों के करीब में आपको बुलाया जाएगा, फिर उसके बाद में आपका मेडिकल होना है। और मेडिकल होने के बाद में जो लास्ट स्टेज है ओएमआर देने के बाद में मेडिकल होगा, ठीक है, मतलब पेपर वेपर दे दोगे। पहले डीवी हो जाएगा, डीवी के बाद में फिर आपका यहाँ पर ऑनलाइन बेस्ड परीक्षा होगी, जिसमें मैंने आपसे कहा ही था यहाँ पर कि पिछले 3 चरणों में उत्तीर्ण होने के बाद में शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार को 100 अंकों की ओएमआर आधारित परीक्षा में शामिल होगा। और जरूरी नहीं है यहाँ पर कि ये ओएमआर हो, मैंने हमेशा कहा कि ये पेपर ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है। तो पहले आपका पीईटी, फिर उसके बाद में पीएसटी, फिर उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर उसके बाद में आपकी ऑनलाइन की परीक्षा होगी। और ये सारा होने के बाद में तब लास्ट में आपका यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल में ही ये दोगुना बच्चों को बुलाने वाले हैं। यहाँ पर अगर 1130 वैकेंसी है तो उसका डबल 2260 लोग आएंगे, ठीक है। और उसमें से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो मेडिकल में छट सकते हैं, क्योंकि सीआईएसएफ की है तो थोड़ी सी यहाँ मेडिकल कठिन होगी। और जो बाकी लोग बच जाएंगे, जैसे मानो 1500 लोग बच गए, 1600 लोग बच गए, तो क्या किया जाएगा, फिर वहाँ पर एक और मेरिट बनाई जाएगी और उस मेरिट के आधार पर फाइनली जो है थोड़ा सा हाई करके और 1130 बंदों को ले लिया जाएगा और उनकी ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा आपका ये वैकेंसी आया हुआ था। और सैलरी की यहाँ पर जो बात रहती है आमतौर पर कि इसमें कितना पेमेंट मिलेगा, तो कहा गया यहाँ पर कि वंस द कैंडिडेट गोज थ्रू ऑल द स्टेजेस ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ सीआईएसएफ फायरमैन रिक्रूटमेंट, he or she is hired for the constable या fireman post, being an employee of the central industrial security force, constable receive a monthly pay of 21,700 से लेकर के यहाँ तक इतना जो पे लेवल 3 में आपको मिलता है। तो इतने के बीच में आपकी तनख्वाह हो सकती है और थोड़ा अलग अलग जगह पर पेमेंट भी अलग अलग होगी। नक्सल क्षेत्रों में जो पेमेंट होती है वो आमतौर पर ज़्यादा होती है और बाकी क्षेत्रों में जो पेमेंट होगी जनरल एरिया में वो थोड़ा कम रहेगी, ठीक है। तो जिस तरीके से आप अपने सीजीएल की, सीएचएसएल की बाकी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जो सिलेबस है आपका लगभग यहाँ पर वही है, तो आप बड़े आराम से जो है इसकी तैयारी कर सकते हैं। और इसका जो लिंक है, फॉर्म भरने का लिंक है, वो हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहाँ से क्लिक करके आप इस फॉर्म को भी भर सकते हैं। और भी अगर आपके मन में कोई संदेह है, कोई डाउट है, किसी प्रकार की कोई बात है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी हमसे बता सकते हैं। और रही बात इसके लिए अगर आपको मैथ्स का पूरा तैयारी करना है तो आप हमारे मैथ्स रिकॉर्डेड बैच से संपूर्ण तरीके से तैयारी कर सकते हैं। जो हमारा मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच है ये आपको हमारे एप्लीकेशन पे, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे मिलेगा। और इसके अंदर में हमने संपूर्ण मैथ पढ़ा रखा है, पूरा प्री प्लस मेंस, अरिथमेटिक प्लस एडवांस। और इस बैच के माध्यम से आप भारत में किसी भी परीक्षा की तैयारी कर सकते हो, किसी भी परीक्षा के लिए सिलेबस पूरा कर सकते हो। ये बैच आपको मिल जाता है हमारे एप्लीकेशन आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से। और किसी प्रकार की इंक्वायरी होती है तो आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करके बात करके समस्या का समाधान अपना ले सकते हो। तो बढ़िया तरीके से आप लोग तैयारी करिए, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाई करिए, ठीक है। और अगर किसी प्रकार की प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है तो जैसे अभी हमने जीडी की किताबें निकाली हैं, दो बड़ी शानदार, आप इन किताबों से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उसका बस समाधान हम लोग करेंगे भाई, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। और बाकी अगर आप कोई और टॉपिक के ऊपर में भी मुझसे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में वो भी लिख करके बताइएगा, ठीक है। जय हिंद।